बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिमी यूपी में धर्म की अलख जगाने आ रहे हैं और 10 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद में दिव्य दरबार भी लगेगा। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो साफ है कि भक्तों की एक विशाल भीड़ भी ग्रेटर नोएडा का रुख करेगी। ऐसे में आयोजकों का दावा है कि उत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। कैसी है बाबा बागेश्वर के स्वागत की तैयारी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। सबसे बड़ा दरबार ग्रेटर नोएडा तैयार। बागेश्वर वाले बाबा आएंगे, धर्म की अलख जगाएंगे। पश्चिमी यूपी में पहली बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है वो तुम। छतरपुर के बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर धर्म और सनातन की अलख जगाने आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो तैयारियां भी बड़ी होनी है और सुरक्षा भी कड़ी होनी है। इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। पंडाल न सिर्फ बड़ा है बल्कि हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया जा रहा है। 10 से 16 जुलाई के बीच होने वाले बाबा के दिव्य दरबार की भव्य तैयारी ग्रेटर नोएडा में तेजी के साथ चल रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 तारीख से 16 तारीख तक ग्रेटर नोएडा के उमरीकॉन में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले उस भव्य कथा का भव्य पंडाल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है और यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचक यहाँ मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक देश का सबसे बड़ा पंडाल है जो यहाँ ग्रेटर नोएडा में लगाया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा बागेश्वर के इसी अंदाज और साफ गोई से बात कहने के तरीके पर लाखों श्रद्धालु सम्मोहित हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग उनके दिव्य दरबार और कथावाचन कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। यहाँ करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है और नॉन स्टॉप भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। हमारा 9 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी और 10 तारीख से धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर कथा प्रवचन करेंगे और 16 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा टेंट लगाया जा रहा है, कितने स्क्वायर मीटर में है, क्या इसका क्षेत्रफल है, कितने लोग की कैपेसिटी रखता है? 4.5 लाख स्क्वायर फीट में लगाया जा रहा है और ये लगभग 1.5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है और इसमें गद्दे हैं, फ्लोरिंग बिछाई जा रही है, पूरी पंखों और कूलरों की व्यवस्था करी जा रही है और खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर रोजाना कितने लोगों के खाना बनेगा? रोजाना हमारा खाने का कुछ नहीं, 24 घंटे का हम भंडारा कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु जिस भी टाइम आएंगे हमेशा उनको भंडारा मिलेगा। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा की तैयारी बेहद ही तेजी से चल रही है। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन में करीब 4.5 लाख स्क्वायर मीटर में पंडाल लगाने का काम शुरू हो चुका है। कथा के दौरान भक्तों की भीड़ जुटेगी तो ऐसे में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा को देखते हुए कथा समिति की ओर से 5,000 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। एक सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि पार्किंग को लेकर। पार्किंग के लिए हमारी प्रशासन से बात हुई है। कल डीसीपी साहब और अथॉरिटी के सभी लोग आए थे और इसमें 4 पार्किंग बनाई गई हैं और 1 किलोमीटर के दायरे को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग बनाई गई है। इसके पीछे टेंट के पीछे पार्किंग बनाई गई है। पूरे एरिया में लगभग 200-250 बीघे में पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। पार्किंग कितनी गाड़ियों की हो सकती, क्षमता क्या रखी गई है? क्षमता लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 गाड़ियों से ऊपर की व्यवस्था तो रहेगी। बाकी जो बसें हैं वो बड़ी चौक के पास रोक दी जाएंगी।
बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सामाजिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर मुखर अंदाज में बोलते हैं। हर हर नर्मदे। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत नीचे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो तो उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने आए थे, अब हैं तो तुम्हारी कुल्ल पोल है, लेकिन अब हम काहे को वो नदी किनारे वाली बात बताइए। नहीं ऐसा नहीं, हम किसी की भी, लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल सब रहते हैं, हम बुद्धू नहीं हैं। दिव्य दरबार में पर्ची खुलती है तो लोगों की समस्याओं का हल भी बताते हैं और सबसे खास बात, अगर कोई गलत आदमी पहुंचे तो उसकी पोल भी खोलते हैं। यही सब बातें बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को श्रद्धालुओं के बीच और ज्यादा लोकप्रिय बनाती हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी की धरती पर पहली बार बाबा बागेश्वर क्या कोई नई हुंकार भरेंगे? कभी हिंदू राष्ट्र की मांग तो कभी दूसरे मुद्दों पर सीधी बात कहने वाले बाबा ग्रेटर नोएडा की धरती से क्या कोई नया संदेश देंगे? आपको ठीक पीछे भी दिखाएंगे, यहीं पर ये मुख्य मंच लगाया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो मुख्य टेंट है, इसी मुख्य टेंट का ये मुख्य हिस्सा है जहां पर मंच लगाया जाएगा। 12 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर उस दिन उम्मीद की जा रही करीब 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। फिलहाल आप क्षेत्र भी देखेंगे, करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा क्षेत्र है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक 360 व्यू दिखाएं। एक बड़ा भव्य पंडाल लगाया जा रहा है यहाँ पर। 10 तारीख से 16 तारीख तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक वो यहीं मौजूद रहेंगे। लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं और तैयारियों को लेकर तेजी देखने को मिल रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 ग्रेटर नोएडा। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। एक देश, एक विधान, एक कानून, सबके लिए समान संविधान। लेकिन एक कानून पर क्यों मचा है सियासी घमासान? धर्म का हवाला देकर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और देश क्यों यूसीसी की डिमांड कर रहा है? सियासत की बातें तो अलग रही। आज हमने यूसीसी पर यूपी की जनता का मूड जाना और सबसे पहले आपको साधु संतों का क्या कहना है वो सुनाते हैं। काल प्रभाव से यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू हो जाने से कई मामले में सुधार हो सकता है, जैसे लड़कियों की उम्र शादी की बढ़ाई जाएगी। देखिए कि लव जिहाद के चक्कर में तमाम बहू बेटी हमारी बहन फंस जाती है, तो उससे भी निजात मिलेगा। इसके साथ साथ हलाला जैसे जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, हलाला जैसे कुप्रथा वो बंद होगा, इद्दत बंद होगी। ये यूसीसी जो है उसको लाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए यह बहुत आवश्यक है, इसलिए हृदय से इसका स्वागत है। जो भी बदलाव होंगे वो सब स्वीकार्य। और ये हलाला इत्यादि पर तो अत्यंत आवश्यक है प्रतिबंध लगे और सख्ती से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हलाला के पक्ष में रहते हैं। और भारतीय सभ्यता को देखते हुए कानून बनना चाहिए और उसी में ही परिवार की समृद्धि और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता उसी में बची रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को तत्काल एक कमेटी बनाकर जिसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि हों और जो भी इसमें संशोधन हो, जो भी बेहतर हो सकता है, उसको लागू कर देना चाहिए। संत समाज के रिएक्शंस हमने आपको सुनाए। अब जरा मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। कमीशन ऑफ इंडिया 21वीं रिपोर्ट में यह कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। 22वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता देश के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या दोगलापन है, ये क्या दोहरा मेयार है? इस तरीके से देश चलेगा? इस तरीके से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कानून बनाएगा? ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात है कि सामान्य नागरिक संहिता मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है। गुजरात में 25 साल से वो लोग विराजमान हैं, बागडोर उनके हाथ में है। हमें बताया जाए कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर उत्तराखंड में भी सालों से वो लोग काबिज हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं हुई? आज क्यों हो रही है बात?
क्यों नहीं बता रहे कि आदिवासियों को हम उनके लिए क्या कानून लाएंगे? और यूसीसी का सबसे बड़ा लाभ आदि आबादी यानी कि महिलाओं को मिलने वाला है। चाहे संपत्ति का मामला हो या फिर शादी, महिलाओं के उत्थान से जुड़े तमाम कानून यूसीसी के साथ में प्रभावी होंगे। सुनिए आदि आबादी का यूसीसी पर क्या कहना है। कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये बिल्कुल लागू होना चाहिए कि एक देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सभी धर्मों के साथ समान हो। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो ये हिंदुओं पे लागू हो रहा है, सिख पे है, जैन पे है और बौद्ध पे है। तो दूसरी तरफ हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, यहूदी, ये सब जो हैं वो अपनी पर्सनल लॉ लगाएंगे। ये तो बात सही नहीं, ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म यूसीसी समान नागरिक संहिता सभी के लिए एक समान कानून होगा। इसमें धर्म की बात ही नहीं आती है, क्योंकि अनुच्छेद 44 में अगर देखा जाए संविधान के, तो उसमें पहले से समान नागरिक संहिता लागू के निर्देश दिए जा चुके हैं। भी मुसलमान ने अभी तक यूसीसी के विरुद्ध में आकर नहीं बोला। सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वो राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने वाले लोग हैं। आपने संत समाज को सुना, मुस्लिम समाज को भी सुना, महिलाओं को भी सुना। अब आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उनका क्या कहना है। बहुविवाह, तलाक, वसीयत, गोद और उत्तराधिकार के विषय के अलावा संपत्ति संबंधी विषयों को भी समान नागरिक संहिता में शामिल करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वह आज भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए हम लोग समाज के लोगों को समझाएंगे और इस कार्यक्रम को एक दूसरे को के माध्यम से देश तक, प्रधानमंत्री तक इसको पहुंचाएंगे। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।